चलो कक्षा 12 विषय भूगोल दिनांक 22/1/2022 लेसन संख्या 1 और आज का जो बिंदु है हमारा जनसंख्या वितरण के संबंध के अंदर। तो जनसंख्या वितरण और इसका घनत्व, इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो जनसंख्या है इसकी परिभाषा हमको आनी चाहिए कि जनसंख्या होती क्या है। तो जनसंख्या क्या होती है, तो जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, तो जनसंख्या का अर्थ होता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली जो लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या निश्चित क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली लोगों की संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि जो जनसंख्या है, सबसे पहला जो स्थान है जनसंख्या के अंदर हमारे विश्व के अंदर देखें चीन का, फिर भारत जो है हमारा दूसरा देश है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अब जनसंख्या जो है इसके महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो जनसंख्या के महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं वहां पर पाए जाने वाले लोग कि उस क्षेत्र के अंदर कितने नागरिक हैं, वहां के लोग कितने हैं, ये महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। पूर्व के अंदर हम देखें जो जनसंख्या थी हमारी विश्व भारत की 102.8 करोड़ थी। कितनी बताई गई, 102.8 करोड़। लेकिन सन 2011 में बढ़ करके ये संख्या 121.00 करोड़ हो गई। पूर्व के अंदर जनसंख्या कितनी थी, पूर्व के अंदर हम देखें जो जनसंख्या थी 102.8 करोड़ थी और वर्तमान समय के अंदर हम देखें 2011 के अंदर जो बढ़कर जो जनसंख्या हो गई हमारी 121.00 करोड़ हो गई। ये तो जनसंख्या के बारे में हमने आपको बताया। अब जो जनसंख्या होती है इसकी जनगणना, तो इसकी जो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जनगणना की जो शुरुआत हुई थी सन 1872 ईस्वी में। कौन से सन में हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1872 है, 1872 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और संपूर्ण जो जनगणना कब हुई, संपूर्ण जनगणना हम देखें सन 1881 के अंदर हुई। एक बार और सुन लें कि जो जनगणना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी सन 1872 के अंदर हुई थी। और संपूर्ण जो जनगणना है ये कब हुई, इसकी जो संपूर्ण जो जनगणना हुई थी सन 1881 के अंदर हुई। तो ये तो था जनसंख्या के संबंध के अंदर कि जनसंख्या क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई और संपूर्ण जनगणना कब हुई और वर्तमान समय के अंदर सन 2011 के अंदर हम देखें जो जनसंख्या है कितनी। ये जनसंख्या की जो जनगणना की जाती है ये प्रति 10 वर्ष के अंदर की जाती है। हर 10 वर्ष के अंदर जो जनसंख्या होती है उसकी जनगणना की जाती है। अब देखिए जनसंख्या का वितरण, ये जो जनसंख्या पाई जाती है जनसंख्या का वितरण देखिए। जो जनसंख्या, तो वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब किस क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। वितरण का अभिप्राय क्या होता है, वितरण का अभिप्राय होता है किस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कितनी पाई। तो यह असमान है, इसके अंदर विषमताएं पाई जाती है, इसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सघन जनसंख्या होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जनसंख्या मध्यम होती है और कई ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहां पर जनसंख्या बिल्कुल अति न्यून होती है। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं। ये सारे भौगोलिक जो फैक्टर्स होते हैं, भौगोलिक जो कारक होते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अलग अलग
जो जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ये सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है भारत के अंदर देखें उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर सन 2011 के अनुसार हम देखें उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा जो राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है हमारे भारत के अंदर देखें उत्तरी पूर्वी जो राज्य है जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल इसका जो वितरण होता है कम पाया जाता है। तो अभी अपन ने देखा जनसंख्या के वितरण के बारे में, ठीक है। तो ये बिंदु आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। तो जनसंख्या वितरण होता है कि क्षेत्र के अंदर कितने लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखें हम जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय क्या होता है? जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम देखें जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो अलग अलग पाया जाता है। कहीं पर घनत्व कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। जैसा अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जहां पर जनसंख्या का जो घनत्व होता है बहुत ही कम पाया जाता है। अब इसके अलावा हम देखें कुछ विशाल जनसंख्या वाले और कुछ जो राज्य हैं जहां पर जो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के अलावा देखें, बिहार के अलावा देखें, अन्य राज्यों के अंदर हम देखें, अन्य राज्यों के अंदर महाराष्ट्र है, पश्चिमी बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पर विशाल जनसंख्या पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ लघु जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। यहाँ पर ये राज्य जितने भी हैं लघु जनसंख्या वाले राज्य हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या होती है कम पाई जाती है। कुछ जो क्षेत्र होते हैं तटीय क्षेत्र, जैसे भारत का जो तटीय जो भाग है, तटीय जो क्षेत्र है जो कि और नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखें इन क्षेत्रों में तटीय और नदियों का आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ भी हमारे जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। जितनी भी जो सभ्यताएं देखो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता देखो, मोहनजोदड़ो के देखो, कालीबंगा के देखो, हड़प्पा के, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? ये जितनी भी जो सभ्यताएं पाई गई यहाँ पर जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जबकि हिमालय कैसा क्षेत्र है? हमारे भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र देखें, ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहां पर ऐसे क्षेत्रों के अंदर राजस्थान का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अति अल्प जो जनसंख्या पाई जाती है। तो अभी हमने क्या देखा? कुछ जनसंख्या से संबंधित हमने क्या देखी? जनसंख्या से संबंधित हमने देखी विषमताएं देखी। क्या देखी हमने? विषमताएं देखी। कहीं तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है और राज्य है और कहीं पर न्यून जनसंख्या वाले राज्य है। ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? ये वहां के भौगोलिक फैक्टर्स के ऊपर, भौगोलिक कारकों के ऊपर निर्भर करता है। भौगोलिक फैक्टर्स में क्या आता है? भौगोलिक फैक्टर्स में ये आता है कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है, वहां की स्थल आकृति कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, सम है जलवायु या विषम है जलवायु। ये इस बात के ऊपर अति ज्यादा सम जलवायु है, समान जलवायु, ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पाई जाती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, ना बरसात होती है, तो वहां पर क्या पाई जाती है? जनसंख्याएं पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों के अंदर विषम जलवायु पाई जाती है
बहुत ज्यादा ठंडा है, जम्मू कश्मीर वाला भूभाग। मरुस्थलीय भूभाग, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र है यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर अति अल्प जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अभी अपन ने क्या देखा, ये भौगोलिक फैक्टर्स देखे। ये जितने भी जो कारक होते हैं, प्रादेशिक कारक होते हैं, भौगोलिक कारक होते हैं, ये वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक जो कारक होते हैं, ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जलवायु की जो दशाएं होती है वो क्या करती है, जलवायु की जो दशाएं होती है वो भी प्रभावित करती है। तो जलवायु की दशाओं के अंदर कृषि का प्रारूप वहां पर कैसा है, ये जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा वहां की परिवहन प्रणाली कैसी है, यातायात प्रवाह कैसा है, वहां पर यातायात की सुविधा है या नहीं, तो यातायात की वहां पर रेल परिवहन है या नहीं, जहाज परिवहन है या नहीं, वहां वायु परिवहन है या नहीं, कोई ना कोई परिवहन चाहिए। तो इस बात के ऊपर भी जो जनसंख्या होती है ये प्रभावित होती है। वहां का औद्योगिकीकरण देखें, नगरीकरण देखें, वहां उद्योग है या नहीं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर हम देखें कि महाराष्ट्र के अंदर हम देखें सूती वस्त्र पाया जाता, तो सूती वस्त्र पाया जाता, सूती वस्त्र उद्योग है वहां पर। क्यों है, क्योंकि वहां पर कपास अधिक पाई जाती है, नम जलवायु पाई जाती है, कपास ज्यादा मात्रा पाई जाती है, नम जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या ज्यादा देखें। भारत के अंदर हम देखें विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ पर क्या पाया जाता, इस क्षेत्र के अंदर हम देखें विशाल जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग कैसा, कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ क्यों है, अब कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इस भूभाग के अंदर प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। मिट्टी का नवीनीकरण से अभिप्राय क्या, मिट्टी का नवीनीकरण से अभिप्राय यह होता है प्रतिवर्ष पुरानी मिट्टी बह करके, क्योंकि हिमालय पर्वत है उत्तर के अंदर, तो उत्तर के अंदर जो हिमालय जो पर्वत है यहाँ से कुछ नदियां निकलती है और ये नदियां प्रतिवर्ष बहती है और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंदर चलती है। और इसके साथ क्या होता है, कई तरह के अवसाद आते हैं और ये अवसाद जो आते हैं ये बहते पानी के अंदर यहाँ पर जमा हो जाते हैं और पुराने जो जमीन जो मिट्टी होती है, पुरानी जो मिट्टी होती है उसको बहा के ले जाते हैं। इस तरह से हम देखें प्रतिवर्ष यहाँ मिट्टी के नवीनीकरण की वजह से यहाँ पर अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो अभी अपन ने देखा नगरीकरण की वजह से, औद्योगिकीकरण की वजह से। तो ये सारे के सारे क्या है, ऐतिहासिक कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। ठीक है, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो जनसंख्या से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होता है इसके बारे में बताया कि जनसंख्या क्या होता है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी जनसंख्या और जनसंख्या की शुरुआत जो है कब हुई थी और संपूर्ण जो जनगणना कब हुई थी इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, अब आता है जनसंख्या घनत्व के बारे में भी हमने आपको बताया कि 1951 के अंदर हम देखें जो जनसंख्या जो है घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1951 के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है यहाँ पर हम देखें उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है। इसके अलावा कम जनसंख्या वाले राज्य भी है। कम जनसंख्या वाले राज्य के अंदर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, हमने बताया कि यहाँ पर जो जनसंख्या 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का औसत
जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व देखें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत का औसत जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या घनत्व जानने के बाद जनसंख्या घनत्व आपके समझ में आ गया। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो मैंने बताया अभी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय क्या होता है? दो समय बिंदु के मध्य किसी भी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले जो व्यक्तियों की जो संख्या होती है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। एक बार फिर सुन लें, दो समय अंतरालों के बीच में पाए जाने वाली जो जनसंख्या होती है उसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, या तो परिवर्तन कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि जो होती है इसको किस रूप में, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है इसको हम किस रूप के अंदर व्यक्त करते हैं? तो हमको मालूम होना चाहिए जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसको हम प्रतिशत के रूप के, किस रूप में? प्रतिशत के रूप के अंदर हम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जनसंख्या वृद्धि के बारे में। भारत के अंदर देखें जो जनसंख्या है कि जो वार्षिक जो वृद्धि दर है वो कितनी है? तो भारत के अंदर जो वार्षिक जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1.64, कितनी है? 1.64%। ये भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है, 1901 के अंदर हम देखें अलग अलग समय अंतरालों के बीच के अंदर 1901 से लेकर के वर्तमान समय तक हम देखें 2011 तक अलग अलग जनसंख्या पाई। तो 1901 के अंदर जनसंख्या कितनी थी? तो 1901 के अंदर जो जनसंख्या जो वृद्धि थी वो 23.84 थी। कितनी थी? 23.84। और 2011 के अंदर हम देखें ये कितनी हो गई जनसंख्या वृद्धि? ये जनसंख्या 2011 के अंदर हम देखें 121.01 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 2011 के अंदर हम देखें 121.01। और 1951 और 81 सन 1951 और 81 के बीच की जो अवधि होती है जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि इस काल के अंदर जो जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो सर्वाधिक मात्रा में हुई। 1951 से 81 के जो मध्य का जो समय है वो जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। कारण क्या था? क्यों जाना जाता है? इसका भी कारण है कि इस काल के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या क्यों रही? सन 1951 से लेकर के 81 की अवधि के अंदर इसके कारण, इसका मुख्य कारण है मृत्यु जो दर है इसके अंदर गिरावट। जो मृत्यु जो कि मृत्यु दर के अंदर गिरावट आई और उच्च प्रजनन दर की वजह से हम देखें जो जनसंख्या है ये विस्फोट हुई। बस पूछा